हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, जिसे आप हिंदी ए या फिर हिंदी आवे कहते हैं, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली बच्चों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप सभी की डिमांड पे बनाई जा रही है। और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर जी आपने मॉर्निंग की तो तैयारी अच्छी करवा दी है, लेकिन आप ना जिस दिन हमारा पेपर है 23 फरवरी 2026 को, उस दिन कम से कम आप एक और हमें पीवाईक्यू या फिर सैंपल पेपर जो रहेगा इसको सॉल्यूशन के साथ में समझा दीजिएगा, जिससे कि हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा, हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी जो प्रैक्टिस है और अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों आपकी डिमांड थी, तो लीजिए आज के सेशन में हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए, सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी को यहां पे सॉल्व करके समझने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली बच्चों बहुत हेल्प करेगा आपकी आज के पेपर में। ठीक है। और पैटर्न की बात करें तो सब कुछ आपको पता ही है, समझाने की जरूरत है नहीं मुझे। 15 प्रश्न होंगे, 5 खंड होंगे, खंड का ख ग घ ये सब आपको पता है। लेकिन जो नहीं पता वो सुनो ध्यान से। देखो ये जो पेपर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको मैं पूरा पेपर यहाँ पे एक ही वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, तकरीबन मान के चलो 50 से लेके 52 मिनट का सेशन होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले खंड का रहेगा आपटित गद्यांश और पद्यांश का, तो इसकी प्रैक्टिस हम पहले ही बहुत कर चुके हैं। हम सीधा शुरू करेंगे खंड खा से। जो भी आपके उपसर्ग प्रत्यय वाले टॉपिक है यहां से शुरू करेंगे, समास देखेंगे, आर्थिक की दृष्टि से वाक्यवेद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, और ये सब हम देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है। फिर खंड गा सॉल्व करेंगे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड छिट्टे जो आपकी किताबें हैं, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर सब देखेंगे। और फिर खंड घा बच्चों, रचनात्मक लेखन, अनुच्छेद लेखन कैसे करना है, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, लघु कथा लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, सब बताएंगे बच्चों। वैसे तो देखो ऑलरेडी आपकी तैयारी अच्छी मैंने करवा रखी थी, डिमांड आपकी थी कि सर एक बार ना इवनिंग शिफ्ट के लिए एक पेपर की वीडियो बना देना रिवीजन के लिए, तो बस बच्चों बना दी आपके लिए, है ना। अब आप सभी बच्चे ना इस वीडियो को पूरा देख लेना। और हाँ, आप सारे बच्चों को ना, आज जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट का जिनका पेपर है, इन सभी को मेरी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करके आना बच्चों, आपकी डिमांड पे एक और पेपर की वीडियो बना दी गई है। ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो मतलब इसी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो जाओ बच्चों, आप लोग इस सेशन को समझने के लिए रेडी हो आज के अपने इस नए पीवाईक्यू नए सैंपल पेपर को सॉल्व करने को। तो चलो शुरू करेंगे बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले रहेगा बच्चों हमारा खंड नंबर का अपठित बोध वाला। ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों की गद्यांश को पढ़ना है, फिर पूछेंगे प्रश्न को उत्तर देना है। जल्दी से इसको पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आधुनिक हिंदी कविता ने 20वीं सदी में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। हिंदी कविता ने पारंपरिक रूपों से बाहर निकलकर नई दिशाएं अपनाई और समकालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। यह समय हिंदी कविता के लिए एक नव जागरण का काल था, जिसमें कवियों ने सामाजिक सुधार, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता पर विशेष ध्यान दिया। आधुनिक हिंदी कविता में निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी, दिनकर और फणीश्वरनाथ रेणु जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं, संघर्ष, आदर्श इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। इन कवियों की रचनाओं में प्रेम, स्वतंत्रता, मानवता, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के प्रति एक गहरी श्रद्धा भी व्यक्त हुई। आधुनिक हिंदी कविता ने न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी समाज को जागरूक किया। इसकी रचनाएं आज भी पाठकों के बीच प्रभावी हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की जो प्रेरणा का स्रोत है ये भी बनी हुई हैं। ठीक है। तो चलो फटाफट से एमसी को डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे लाइव सेशन में जो ज्वाइन है, ठीक है, और जो बाद में देख रहे हैं वो अपने मन में इसका आंसर करें। क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता में किसने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया? तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी ने सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को उठाया है। आगे, आधुनिक हिंदी कविता में कौन सी विशेषता थी बच्चों? तो आधुनिक हिंदी कविता में देखेंगे तो कौन कौन सी विशेषताएं थी बच्चों? देखो, पारंपरिक रूपों का पालन है, गलत है। समकालीन मुद्दों का चित्रण है, बिल्कुल सही। अभी हमने पढ़ा था बच्चों यहाँ पे। ठीक है। ये देखो, आधुनिक हिंदी कविता ने साहित्यिक दृष्टि से, न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी समाज को जागरूक किया है ना। तो क्या है यहाँ पे,
जो समकालीन मुद्दे हैं इसका चित्रण है। विदेशी कवियों से प्रेरणा, केवल ये नहीं, तो केवल क्या होगा, दूसरा वाला सही है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हमारा केवल सही है, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता का उद्देश्य क्या था? तो अभी के टाइम पे जो हिंदी कविताएं होती हैं इनका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? समाज में जागरूकता लाना, ठीक है। अगला, आधुनिक हिंदी कविता में बदलाव के क्या कारण थे? तो लिखेंगे बच्चों, आधुनिक हिंदी कविता में बदलाव के कारण भारतीय समाज में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने कवियों को नए दृष्टिकोण से सोचने और लिखने के लिए प्रेरित किया। यह समय हिंदी साहित्य के लिए एक नव जागरण का काल था, जिसमें कवियों ने समाज में व्याप्त असमानताओं और संघर्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया। आधुनिक हिंदी कविता ने भारतीय संस्कृति के प्रति क्या दृष्टिकोण दिया? तो क्या लिखेंगे, आधुनिक हिंदी कविता ने भारतीय संस्कृति को सम्मान और श्रद्धा दी, साथ ही उसके संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। कवियों ने भारतीय संस्कृति और समाज की परंपराओं को समाहित करते हुए उसे समकालीन संदर्भ में भी प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ऐसे करके आपके ये क्वेश्चंस हैं जिसे आप इजीली यहां से पढ़ सकते हो और मैंने समझा भी दिया। बच्चों देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को रहने देते हैं, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में अलग ही आएगा। हम जो है ना अपने व्याकरण की तरफ चलते हैं फटाफट से, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो पढ़ सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है इसकी, ठीक है। क्या आंसर हो सकता है इसको आप लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। खंड खा को शुरुआत करते हैं बच्चों जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है आपके पास में। तो खंड खा व्यावहारिक व्याकरण का शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय आ गए हैं हमारे। इससे संबंधित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों पहले समझ लीजिए उपसर्ग प्रत्यय होते क्या हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि मैंने शब्द लिया पढ़ और इसके आगे लगा दिया मैंने अन, तो क्या बन गया, अनपढ़। एक शब्द लिया मैंने मोल, जिसका मोल है, जिसका मूल है, जिसकी कीमत है, और इसके आगे मैंने अन उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अनमोल, यानी कि जिसका अब कोई मूल नहीं है, इसे कोई खरीद नहीं सकता है, ठीक है। अब जैसे एक है भार, ठीक है, एक हो गया भार यानी कि वजन, और इसे मैंने अति उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, अति भार, है ना। अब प्रत्यय, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करें, ठीक है। अंत में जुड़ जाते हैं और नया शब्द बनाते हैं लेकिन अर्थ नहीं बदलते उसका। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया इतिहास, इतिहास शब्द ले लिया मैंने, अब इसमें मैंने एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, ऐतिहासिक। तो क्या इसका अर्थ बदला? नहीं ना। तो ये होते हैं, एक नए शब्द का निर्माण होता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता। अब जैसे मैंने एक जो है वो लिया शब्द सुंदर, सुंदर शब्द लिया, अब इसमें मैंने ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, सुंदरता, है ना। एक शब्द लेते हैं भूगोल, इसमें मैंने एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, भौगोलिक, ठीक है। अब मैंने एक शब्द लिया पढ़, इसमें लगा दिया ई तो क्या बन गया, पढ़ाई, है ना। इस तरीके से ये प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है महातेजस्वी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो देखिए महातेजस्वी में जो महाशब्द है ये उपसर्ग है और मूल शब्द है हमारा तेजस्वी। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द लिखिए। तो प्र उपसर्ग से प्रगति, प्रचार, प्रसार, प्रेरणा, प्रभा, प्रारंभ, इस तरीके से। और बच्चों ये जो मैंने आपको दिखाया है ना ये उपसर्ग, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इसमें से पूछ लेगा। जैसे आभूषण में मूल शब्द निकालिए और उपसर्ग निकालिए छांट कर, है ना, तो ऐसे पूछ लेगा। आक्रमण में आप निकालिए उपसर्ग वगैरह इस तरीके से, है ना। तो ये चीजें हैं। अगला, पर्यावरणीय शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखिए। तो पर्यावरणीय शब्द में क्या है, पर्यावरण जो है ये हमारा मूल शब्द है और ये जो है ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। आगे, कार्यकारी शब्द में निहित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो बच्चों कार्यकारी में क्या शब्द है, कार्य जो है मूल शब्द है और प्रत्यय जो है वो आरी है, कार्यकारी, कार्यकारी। अब योग प्रत्यय से शब्द बनाओ। तो शिक्षा योग, कार्य योग, लाभ योग, प्रयोजन योग, प्रेरणा योग, चिंतन योग, सहायता योग, है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि एक प्रत्यय से शब्द बनाइए। तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक। ता प्रत्यय से शब्द बनाइए। तो सुंदरता, सरलता, मित्रता, समानता, पवित्रता। अन उपसर्ग लगा के शब्द बनाओ। अनपढ़, अनमोल, अनदेखा, अनसुना। उप से जो है उपसर्ग बनाओ नए शब्द। तो उपदेश, उपन्यास, उपकार, उपस्थिति, उपाधि, है ना। ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है समास पर आधारित आपको 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। जैसे कि सप्तऋषि,
क्या है बच्चों, सप्तऋषि समस्त पद का विग्रह लिखो। बच्चों याद रखें, मैंने हमेशा कहा है कि जब आपको किसी भी वर्ड में अंक दिख जाए, क्या दिख जाए, अंक दिख जाए, तो वहां पे आप द्विगु समास समझ लीजिएगा। जहां पे अंक दिखें वहां द्विगु समास है। तो सप्तऋषि अर्थात सप्त जमा में ऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास। पंचांग शब्द में निहित समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो पंचांग जो शब्द है ना, इसमें समास है बच्चों बहुव्रीहि। कौन सा, बहुव्रीहि। अब ये जो हमें एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि इस समास में दोनों शब्दों के बीच विभक्ति का प्रयोग होता है। एक शब्द दूसरे के साथ जोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट करता है। आमतौर पर यह शब्द कर्ता, कर्म या अन्य किसी विभक्ति से माध्यम से जुड़ा होता है। जैसे कि पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्लस प्रेमी अर्थात पुस्तक से प्रेम करने वाला व्यक्ति, तो ये होता है विभक्ति समास यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है, अब जैसे कि तत्पुरुष समास का एक उदाहरण लिखिए, तो मैंने लिखा है मांसाहारी यानी कि मांस खाने वाले व्यक्ति, मांस जमा में आहार। भारतवर्ष यानी कि भारत देश यानी कि भारत जमा में वर्ष। एक और है जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, गौशालय, गौ के लिए शालय, है ना। इसके अलावा रात्रि दिन में शब्द निहित समास लिखिए। तो बच्चों देखो, चाहे रात्रि दिन हो गया, देखो ऐसे शब्द होते हैं ना जो एक दूसरे जुड़े होते हैं, दिन रात, ठीक है, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, ऐसे करके। तो माता पिता, भाई बहन, ये जो शब्द होते हैं ना, इनमें ना एक ये साइन होता है, ऐसे करके साइन, है ना, ऐसे करके साइन होता है। तो ये साइन जहाँ पे मिल जाए ना, तो समझ लेना वहाँ पे द्वंद्व समास है। द्विगु समास पहचानोगे तो अंक मिलेगा, द्वंद्व समास पहचानोगे तो साइन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर। पहला, वह व्यक्ति कौन है, क्या तुम उसे जानते हो, वाक्य भेद लिखिए। तो बच्चों देखो क्या है, यहां पर ना इशारा किया जा रहा है कि वो व्यक्ति कौन है जिसे क्या तुम जानते हो उसे, तो क्या ये संकेतवाचक है। तो जब भी किसी वाक्य में संकेत किया जाए, यह, वह, कौन, कहां, क्या, ये शब्द आए तो समझ जाइए संकेतवाचक है। क्या तुमने सचमुच ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, क्या तुमने सचमुच हिंदी के पेपर में 75 नंबर लेके आ गए हो, मुझे 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 विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 75 नंबर आ गए। तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक। यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो अरे, वाह, ओह, उफ, हाय, ये शब्द है तो समझ जाइए विस्मयादि बोधक। विधानवाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए बच्चों। तो विधानवाचक जिसमें सब एकदम नॉर्मल हो, जैसे कि आज बारिश होगी, हम पेपर देने जा रहे हैं, है ना, हम अच्छे नंबर लाएंगे, इस तरीके से। भारत में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, ये विधानवाचक है। इसके अलावा आज सूरज सुबह जल्दी निकला, ठीक है, हमने खाना खाया। तो जो ना नॉर्मल वाक्य होते हैं ना, उन्हें विधानवाचक कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य का एक एग्जाम्पल लीजिए। अब संदेह वाक्य का लिखेंगे, क्या तुम सोचते हो कि यह सही है, मैं थोड़ा संशय में हूं। ठीक है, क्या तुम सोचते हो कि इस पेपर को देखना, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना सही है, मैं थोड़ा संशय में हूं क्योंकि ये सैंपल पेपर है, इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही, है ना। हाँ ठीक है, तो ये देखो संदेहवाचक में क्या होगा, किसी भी वाक्य में आपको संदेह प्रकट कर देना होगा बस। जो वाक्य किसी आदेश, निवेदन या परामर्श को व्यक्त करते हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, आज्ञावाचक। अब देखो बच्चों, जैसे कि आपको मैं एक पीडीएफ दिखाता हूं, ये रहे। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, निषेधवाचक वाक्य में किसी काम को मना किया जाता है, विस्मयादिबोधक में कोई हर्ष होता है, आश्चर्य हो जाता है, संदेहवाचक में किसी संदेह की अनिश्चितता होती है। इसके अलावा इच्छावाचक में जो वाक्य इच्छा या आशीर्वाद प्रकट करते हो, संकेतवाचक में किसी वस्तु या व्यक्ति को संकेत हो, आज्ञावाचक में किसी आदेश या निवेदन का परामर्श हो, विधानवाचक में जो किसी तथ्य, घटना या फिर सामान्य कथन पर आधारित हो, उसे कहते हैं। हो गया आंसर। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, अलंकार आ गया है। अलंकार से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 4 के आंसर आपको देने हैं। पंक्तियों में अलंकार पहचान के लिखना है। तो बच्चों अलंकार का क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी। देखो, अनुप्रास अलंकार, जैसे कि नाम से पता चलता है, अनुप्रास यानी कि इसमें एक ही चीज कई बार होगी। तो जब किसी वाक्य में या पद्य में एक ही अक्षर, याद रखिएगा अक्षर की बात हो रही है, अक्षर का मतलब होता है जैसे आ हो गया, का हो गया, ठीक है, जा हो गया, एक अक्षर की बात हो रही है, या फिर उससे एक ध्वनि, इसका बार बार प्रयोग हो वहां पे। जैसे कि ये है हमारा कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अभी देखो इसमें जो रा अक्षर है ये कई बार आया है,
पा अक्षर भी 2 बार आया है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। चारू चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में, तो यहाँ पे जो चा अक्षर है ये कई बार आ चुका है, इसलिए चंचल चंद्र चकोर के चंचल चितकरत है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये बेसिकली आ चुका है चा 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 इस तरीके से, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसे करके। अगला बच्चों है हमारा यमक अलंकार। ठीक है, जब एक ही शब्द का वाक्य में या पद में 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अलग अर्थ हो, उसे यमक कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, तो 3 बेर खाती थी यानी कि वो 3 बेर, जो बेर होते हैं ना बेर, वो खाती थी, और 3 बेर खाती है यानी कि 3 टाइम। एक बेर का मतलब है बेर खाने वाला, एक बेर का मतलब है टाइम। ठीक है, इसके अलावा कनक कनकते सौगुनी माद कथा अधिकाय, तो एक कनक है धतूरा, एक कनक है सोना, तो यहाँ पे 2 शब्द आए, दोनों बार इसका अलग अर्थ है ना, यमक अलंकार। अगला श्लेष अलंकार। जब किसी शब्द के 2 या अधिक अर्थ हों और वाक्य पद में दोनों अर्थों का प्रयोग हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कि शब्द तो एक ही रहेगा, शब्द एक ही रहेगा, लेकिन अर्थ उसके 2 से 2 या 2 से अधिक होंगे। जैसे कि शुभ्रन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर, तो जो शुभ्रन है इसका कवि के लिए अलग मतलब है, व्याभिचारी के लिए अलग मतलब, चोर के लिए अलग मतलब है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पे जो है ना पानी, ये मोती मानुष चून सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, अब है अच्छा श्लेष वगैरह हो गया ना। अब चलो प्रैक्टिस करवाता हूं, जैसे कि है जनमन रंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जनमन, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे माँ कई बार आया, यहाँ पे रा कई बार आया, है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। हरि बोल बोल गोपाल बोल राधा रमण श्याम बोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि हरि बोल बोल, एक तो है कि हरि नाम जो है उच्चारण कीजिए, हरि बोल बोल गोपाल बोल, अब है कि ये शब्द बोलिए, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि कई बार एक ही शब्द का उपयोग हो रहा है और हर बार उसका अलग मतलब है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। और एक आधा देखो अलंकार यमक का एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा, है ना। और एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको यमक अलंकार का, कनक कनकते सौगुनी माद कथा अधिकाय, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। और देता हूं आपको एग्जाम्पल अभी, जैसे कि हाँ एक सेकेंड, एक ये हो गया, हाँ एक ये वाला देख लेंगे, कहाँ चला गया, ये रहा, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना एक श्रृंगार हो गया, एक सजना एक पिया हो गया, है ना। इस तरीके से आप करेंगे तो हो गया आपका आंसर। ओके, आगे देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चोन, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, श्लेष होगा, क्योंकि एक शब्द है ना इसके कई मतलब निकलने हैं, 3 मतलब निकलने हैं, तो यहाँ पे श्लेष हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा कि कहें कभी बेनी बेनी ब्याली की चुराई लीनी, तो यहाँ पे बेनी बेनी का 2 अर्थ निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे यमक है। चंदन चंद्रिका चांदनी चंदन चंद्रिका चांदनी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये चा 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 कई बार आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, तो जैसे कि सुवर्ण को खोजत प्रत कवि व्याभिचारी चोर, तो ये क्या है, श्लेष अलंकार है। चमकते चांद चांदनी में समाये हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और एक ये इस देखेंगे, इसमें भी अनुप्रास है। इसके अलावा ये देखेंगे हर कदम में हलचल है, इस तरीके से इसमें भी आपका वही है। और ये तो वो हो गया। ठीक है, और भी दिखाता हूँ अभी आपको, वाक्य वगैरह हो गए। हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग अपने अगले खंड को शुरुआत करेंगे बच्चों। खंड नंबर गा है पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पे पूछे जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, सो अभी कुछ काम पड़ गया था इसलिए जाना पड़ा था। वेल, अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे बच्चों अपने इस पेपर के खंड नंबर गा को, जो कि पाठ्य पुस्तक और हमारी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है इन दोनों पे रहने वाला है। ठीक है, पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ये हमारे जो गद्यांश होते हैं ना, जो चैप्टर होते हैं, वहां से एमसीक्यू पूछे जाएंगे 5। और बच्चों ये जो मैंने पैसेज लिया है ना, ये इस तरह से लिया है ताकि कुछ एमसीक्यू यहां से आपकी पूरी हो जाए। जैसे कि मैंने लिखा कि झूरी काछी के दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती, और ये दोनों बैल पछाई जाति की थे।
ठीक है, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, है ना, ये एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, है ना, इस तरीके से ये मैंने ले रखा है। ओके, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, दो बैलों की कथा जिसका मुख्य पात्र हीरा और मोती है, इसके लेखक कौन है बच्चों? ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी ने। अध्याय के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो सबसे पहला, झूरी के बैलों ने नांद की ओर नजर नहीं उठाई। ठीक है, झूरी के बैलों ने नांद की ओर नजर नहीं उठाई, क्यों? अपमान के कारण। अगला, दो बैलों की कथा का मुख्य विषय क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का महत्व है। अगर आप मुझे अगर मुझे मारा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा, ये मोती का कथन है। गांव के इतिहास में सबसे अनोखी घटना थी बैलों का अपने आप घर वापस आ जाना, क्योंकि गांव में ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी बातें यहां पे दी गई हैं, सारी की सारी बातें हमारी बिल्कुल सही हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा झूरी के ना चाहते हुए भी पछाई जाति के हीरा और मोती बैल को बेचना पड़ा। ठीक है, झूरी ने ना चाहते हुए भी अपने हीरा और मोती बैल को बेचना पड़ा, जो कि उसके पछाई जाति के थे। क्यों भाई? क्योंकि झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेट भर भूसा यानी खाना तक नहीं देती थी, इसीलिए बेचना पड़ा उसे। ठीक है, हीरा और मोती एक दूसरे का प्रेम कैसे व्यक्त करते थे? तो एक दूसरे का सूंघ कर, चाट कर और सींग लड़ा लड़ा के जो है करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? जो का और खा ये सही होगा, तो उपरोक्त दोनों का और खा ये सही होगा, घा वाला सही है। ठीक है, अगला, अध्याय के अनुसार हमें शब्दार्थ पे ध्यान देना है, जैसे कि पछाई, पालतू जानवरों, पालतू पशुओं की नस्ल, गोई का मतलब जोड़ी, पगहिया का मतलब जो बांधने की रस्सी होती है, गराव मतलब होता है फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है ना गा वाला 1 2 3 4 ये सब के सब सही हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे पिछले यानी कि इससे अगले पेपर में यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रेमचंद जी का जो चैप्टर है उससे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे कि प्रेमचंद के फटे जूते निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। कुछ कथनों पर विचार करना था, तो प्रेमचंद जी जो है वो अपनी पत्नी के साथ में फोटो खिंचवाने गए थे। प्रेमचंद जी के जिस जूते में बड़ा छेद था वो बाएं वाला था। प्रेमचंद के जिस पैर का जूता सही था दाएं का। लेखक के जूते में छेद कहाँ पे था? अंगूठे के नीचे। प्रेमचंद ने अपना जूता कहाँ पे आजमाया था? टीले पे आजमाया था। तो सारी बातें सही थी। ठीक है, इसके अलावा लेखक ऐसा क्यों सोचता है कि उस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी? क्योंकि उनकी प्रेमचंद जी की जैसी कथनी थी वैसे ही करनी थी, इसीलिए परसाई जी सोचते हैं उनकी अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। ठीक है, इनमें से गलत कथन का चयन करना है। तो प्रेमचंद के चेहरे पे घनी मूछें थी, हाँ। प्रेमचंद के जूते कैनवास की सामग्री किससे बने थे? हाँ। उस समय जूते की कीमत 5 रुपए थी, हाँ। लेखक प्रेमचंद को मित्र रूप में संबोधित करता है, ये गलत है, क्योंकि वो ना एक साहित्यिक पुरखे के रूप में संबोधित करता है। क्या मैंने बोला? साहित्यिक पुरखे के रूप में संबोधित करता है। ठीक है, फिर शब्दार्थ है बच्चों, जैसे कि उपहास का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। आग्रह का मतलब होता है पुनः निवेदन। तगादा का मतलब तकाजा। ठाठ का मतलब शान, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो गा वाला सही है। और भी आपको मैं एमसीक्यू करवा देता हूं जल्दी से, जैसे कि आप देखेंगे तो ये है हाँ ठीक है, महादेवी वर्मा जी से संबंधित। तो क्वेश्चन क्या है कि मेरे बचपन के दिन, लेखक कौन है इसकी? महादेवी वर्मा जी। अब इनके ध्यान इनके कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा की मां का संबंध का स्थान शहर कौन सा है? जबलपुर है। कौन सा बच्चों? जबलपुर। लेखिका की मां ने उन्हें सबसे पहले साहित्य कौन सा पढ़ाया था? पंचतंत्र का। लेखिका की मां किसके पद गाती थी? मीराबाई के। महादेवी वर्मा की कुलदेवी का क्या नाम था बच्चों? दुर्गा माता। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ये वाला सही है। इसके अलावा लेखिका किसे देखकर चारपाई के नीचे छिप गई थी? और ये वो थे जो इसे उर्दू फारसी सिखाने आए थे, तो मौलवी साहब को देखकर छिप गई थी चारपाई के नीचे। पहले दिन तो सिखाया, लेकिन दूसरे दिन छिप गई थी। लेखिका महादेवी वर्मा से पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा महात्मा गांधी ने क्यों ले लिया? कई क्वेश्चन है बच्चों। लेखिका वर्मा को पुरस्कार में क्या मिला? चांदी का कटोरा। किसने लिया इनके हाथों से? महात्मा गांधी ने। क्यों लिया? क्योंकि गरीबों को दान में देना चाहते थे। कुछ शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं, अब आप इन शब्दार्थों को पढ़ सकते हैं। सारे के सारे इजीली सब लिखे हुए हैं और सबके सब सही हैं आपके। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8।
गद्य पाठों के आधार पे हमें 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एग्जाम में 4 आएंगे, 4 में से 3 के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन, लासा केवल पाठ के आधार पर बताइए कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बच्चों, आओ ध्यान से समझो। लेखक को अपनी इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बहुत ही मुश्किल और नया था। उनका घोड़ा बहुत ही सुस्त था, इसीलिए लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता ही भूल गया। एक सभ्य व्यक्ति होते हुए भी भिखारी के वेश में उसको यात्रा करनी पड़ी थी। समय से ना पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का भी सामना करना पड़ा उसे। तेज धूप में उसे अपना सामान भी स्वयं उठाना पड़ा था। तो कई रीजन है जिसके मतलब कई ऐसी कठिनाइयां हैं जो उसे अपनी यात्रा के दौरान जो है सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों देखेंगे, आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझने लगे हैं। इसीलिए लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। क्या कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक, सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुखों को सुख कहने लगे हैं। जो उपभोग होते हैं, जो मटेरियल होता है, उसको सुख कहते हैं। ठीक है, अथवा उपभोग के साधनों को, आनंद को ही ये सुख कहने लगे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक पंक्ति का आशय बताना है। जैसे कि वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसके अलावा कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो पहले जो वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, लॉरेंस अंग्रेजी साहित्य के एक ऐसे रचनाकार थे जिन्हें प्रकृति और पक्षियों से विशेष लगाव था। उनका जीवन प्रकृति के काफी करीब था। उन्होंने इसी को अपना प्रेरणा बना लिया। सालिम अली भी अपने जीवन में इसी तरह प्रकृति और पक्षी प्रेमी के प्रतीक बने। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, है ना। तो पहली लाइन तो ये होगी इसकी व्याख्या की। फिर कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के दोबारा गीत कैसे गा सकेगा। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है लेखक ने सालिम अली की तुलना एक ऐसे पक्षी से की है जिसने लंबी दूरी की यात्रा की हो और अब वो मौत की नींद में सो गया हो। इस पक्षी की गहरी नींद को किसी भी प्रयास से जगाया नहीं जा सकता है। इसी तरह से सालिम अली का पक्षी प्रेम और उनके सपने अद्वितीय थे। उनका स्थान और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा और उसे साकार करने के जो प्रयास किए वो ना तो कोई कर सकता है और कर भी ना पाएगा। अतुलनीय है। ठीक है, अथाह सागर उनको बताया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन, जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। तो बच्चों लिखेंगे इस तरह से, जेबुन्निसा का योगदान महादेवी वर्मा से अपेक्षा है। ठीक है, तो देखो, जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए काम करती थी, उनकी काव्य रचनाओं में मदद करती थी। यदि मैं जेबुन्निसा के स्थान पर होता या होती तो मेरी अपेक्षा महादेवी से ये होती कि मुझे अपनी रचनाएं वो सुनाती, मैं उनकी रचना में जो हेल्प करती हूँ वो मुझे सुनाती, मुझे काव्य लेखन के लिए भी प्रेरित करती, मुझे भी सिखाती, मुझे भी पढ़ाना लिखाना सिखाती ढंग से, है ना। मतलब मुझे भी काव्य लेखन के लिए प्रेरित करती, मेरी पढ़ाई में भी मदद करती, साथ ही मैं उनसे प्रेम और सम्मान की उम्मीद करती। ठीक है, ये चीजें। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, आपने प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा। हाँ पढ़ा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, मिड टर्म में फाइनल एग्जाम में पढ़ा। इसे पढ़कर आपको लेखक हरिशंकर प्रसाद की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें लेखक हरिशंकर प्रसाद जी की आपको यहाँ पे जो है वो अच्छी लगती हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताना है। सो चलिए देखते हैं हरिशंकर प्रसाद की ऐसी बातें जो आकर्षक लगते हैं। देखो, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में प्रेमचंद के गुणों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रेमचंद की विशेषताओं को हंसी मजाक में छिपाकर गंभीर संदेश दिया। लेखक ने खुद को व्यंग्य के दायरे में रखा। लेखक ने क्या रखा है, खुद को व्यंग्य के दायरे में। ठीक है, जिससे उनकी निष्पक्षता झलकी। हरिशंकर प्रसाद को जीवन और समाज की गहरी समझ थी। वे भी प्रेमचंद की तरह ही सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्ध थे।
ठीक है। तो हरिशंकर जी परसाई की जो बातें हैं वो मुझे कुछ इस तरीके से निम्नलिखित समझ में आती हैं बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करवा रखे बच्चों पिछली वीडियोस में, जैसे कि किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो बच्चों देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिससे मुझे पता चलता है कि हीरा और मोती में कितनी गहरी दोस्ती थी। मैं समझा चुका हूं आपको। आगे लासा के और पाठ के आधार पर बताइए कि तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर क्यों घूमते थे? क्योंकि वहां पे जान माल का खतरा बना रहता था, डाकुओं का खतरा बना रहता था। एंड आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों कि आज उपभोक्ता की संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहार को गहराई से प्रभावित कर रही है। अब कैसे कर रही है? तो ये आपके उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन, सांवले सपनों की पाठ जो है याद जो है आपका, इसके शीर्षक को सार्थक बताइए। तो सार्थक कैसे है ये आप यहां से देख सकते हैं बच्चों, सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके अलावा जवारा के नवाब के साथ में लेखिका के परिवार के संबंध कैसे थे? तो काफी अच्छे थे। और आज के टाइम पे ये स्वप्न जैसा लगता है, क्योंकि एक हिंदू परिवार है, एक मुस्लिम परिवार है, और दोनों के बीच में इतनी मित्रता, इतना घनिष्ठ संबंध है, जो कि आज के टाइम पे होना बहुत ही मुश्किल है। ये चीज बताई गई है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करवाए हुए मैंने आपको, जैसे कि हरिशंकर प्रसाई जी ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद की व्यक्तित्व कौन कौन की विशेषताएं सामने निकल कर आती हैं? तो बहुत सी विशेषताएं निकल के आती हैं। वे सरल व ऊंचे विचार वाले ऊंचे विचार वाले जीवन जीना वाले एक व्यक्ति थे। स्वाभिमानी व्यक्तित्व था उनका, सामाजिक सुधारक थे, संतोषी स्वभाव वाले व्यक्ति थे और संघर्षशील थे, ठीक है। आगे लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पे आने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है, ठीक है, बहुत सारी बातें जानती है। तो लॉरेंस को भी सालेम अली की तरह प्रकृति और पक्षी से गहरा लगाव था। वह भी अधिकांश समय पर्यावरणीय गतिविधियों को समझने और पक्षियों की जानकारी एकत्रित करने में बिताते थे। उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ उनका गहरा और जुड़ाव था। इसी कारण फ्रीडा ने कहा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती है ना। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट है। इन क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं इजीली, ओके। आपको और भी क्वेश्चन में दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि एमसीक्यू वगैरह के हो गई। उपभोक्तावाद संस्कृति के लेखक कौन है? श्यामाचरण दुबे जी। अध्याय के अनुसार कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। तो सारे यहाँ पे दे दिए हमने ध्यान ऑलरेडी। ये क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चन का आंसर एक एक करके आपको मैं दिखा देता हूँ, आप इसे पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगर आपने ये सैंपल की वीडियोस नहीं देखी है तो, वैसे तो मैंने सब कुछ आपको अच्छे से करवाया हुआ है, ओके। सो चलते हैं क्वेश्चन 9th की तरफ। अब 9th में है बच्चों हमारी काव्यान की पठित पद्यांश, काव्यान से संबंधित एमसीक्यूज। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, और ये कवि जी के बारे में, कवि जी ने इसको लिखा है। चलो क्वेश्चन है, कवि के अनुसार संत सुजान किसे कहा जा सकता है? संत सुजान निष्पक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करने वाले व्यक्ति को कहा जा सकता है, ठीक है, जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर का स्मरण करता हो। कवि के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कवि के अनुसार कौन से कथन ध्यानपूर्वक पढ़ने लायक हैं? देखो, कवि ने मतलब कवि कहता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, ना कि कुल से। सही बात। काबा मुसलमान धर्म का पवित्र स्थल है। सही बात। कवि ने संसार की तुलना स्वान से की है। सही बात। सांखिया में कबीर मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और अंधविश्वास के खिलाफ थे। सही बात है, ये भी है ना। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर सही होगा? का वाला। वेरी गुड बच्चों। अगला, कबीर के अनुसार भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? तो कबीर के अनुसार भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए? मन, वचन, क्रिया और सत्य बोल के करनी चाहिए। मन, वचन और क्रिया सत्य बोलकर करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा काबा फिरिकासी भय रमा है भय रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीर जिम। तो पंक्ति का मूल भाव क्या है बच्चों? पंक्ति का मूल भाव है ईश्वर सर्वत्र है, राम और रहीम एक हैं, काबा और काशी समान है। तो घा वाला यहाँ पे एकदम करेक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से आगे 5वां, अब कविता के अनुसार हमें कुछ शब्दार्थ दिए गए, इस पे ध्यान देना है। जैसे कि पखा पखी यानी कि पक्ष और विपक्ष, सुजान चतुर और या ज्ञानी, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, शुर यानी कि शराब, टाटी क्या होता है? पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का एक पल्ला सा, इसे टाटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे गा वाला सही है। सारी के सारे हमारे राइट हैं। इसके अलावा हम कुछ और एमसी को देख लेते हैं। जैसे ये आपके मेघ है कविता से संबंधित है ना। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मेघ आय कविता किसके द्वारा रचित है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। इसके अलावा
गांव में नगरों से पाहुन आए थे, ठीक है, गांव में पाहुन कहाँ से आए थे, नगरों से आए थे, जिसे देखकर नदी ने ठहराव महसूस किया, सही बात। कविता में नदी गांव की युवती का प्रतीक है, सही बात है। कविता में मेघ बन ठनकर आए हैं, सही बात है। कविता में पेड़ गर्दन को उचकाए हैं, देखने वाले हैं, ये भी सही बात है। यानी कि सारी बातें हमारी सही है, का वाला सही है। इसके अलावा कविता में किस ऋतु का सौंदर्यपूर्ण और काल्पनिक चित्रण है बच्चों, तो वर्षा ऋतु का। किसका, वर्षा ऋतु का। कविता में हवा का व्यवहार कैसा था, कविता में हवा का व्यवहार कैसा था बच्चों, तो कविता जो वो नाचती और गाती हुई आ रही थी, कैसी, नाचती और गाती हुई। कविता के अनुसार दिए गए शब्दों के अर्थ को पहचानिए। आगे आगे नाचती जाती चली बयार, तो वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी। शहरी मेहमान के आगमन की खबरें सारे गांव में तेजी से फैल गईं। उसके अलावा बाकी चितवन का क्या मतलब होता है, बांकपन की दृष्टि, तिरछी नजर, जुहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। क्षितिज अटारी गहराई, क्या, क्षितिज अटारी गहराई, अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए, कुछ ऐसी बातें यहाँ पे बताई गई हैं बच्चों, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जितनी भी बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं, ओके। और भी एमसीक्यू आपको मैं करवा देता हूँ, जल्दी से फटाफट देख लेंगे। तो ये देखो, ये रहा आपका एक और है जो कैदी और कोकिला उससे संबंधित। तो कवि ने अपने पहनावे में किस गहने का वर्णन किया है, हथकड़ी का किया है, ठीक है। कवि की कालिमा माई सखी का मतलब है कोयल। कोयल की आवाज में कवि को भारत माता की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कोयल की कूक में कवि विद्रोह का बीज बोया हुआ ऐसा लगता है। कवि ने कोयल के लिए मृदुल वैभव की रखवाली ऐसा विशेषण प्रयुक्त किया है, तो सही बात है सारी की सारी। कैदी और कोकिला कविता की भाषा कैसी है, बोलचाल की सरल और खड़ी भाषा है। कवि के अनुसार एक गलत कथन का चयन करना है, तो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि कोयल स्वतंत्र होकर गा सकती है। कविता में कोयल संदेश देती है स्वतंत्रता संग्राम के लिए। कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है, तम से की है। कोयल का हृदय प्रकट कर रहा है दड़भेरी की आवाज, गलत है, बल्कि जो भारत माता इसकी आवाज प्रस्तुत कर रही है, ठीक है। ऐसे करके बहुत से एमसीक्यूज थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 10th की तरफ। अब यहाँ पे है कि पठित पाद्यों के आधार पे, मतलब जो आपके वो है ना, क्या नाम है, पोएम्स, उसके आधार पे आपसे 5 पूछे 4 जाएंगे, जिसमें से 3 आंसर करने आपको 2-2 नंबर के। लेकिन मैंने आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, ठीक है। कैसे प्रत्येक वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया। तो हमें प्रत्येक वाक्य के आधार पर बताना है कि कवित्री ने ईश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे दर्शाया है। तो देखो बच्चों, वाक्य कविता में कवित्री ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया है। पहले वाक्य में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों की व्यर्थता को दर्शाया है, जैसे कच्चे धागों से नाव खींचने की कोशिश। दूसरे वाक्य में बाहरी आडंबरों के खिलाफ संदेश दिया गया है और बताया गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन किया है, जहां उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए बताया कि सांसारिक प्रपंचों में फंसकर उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग खो दिया था। चौथे वाक्य में ईश्वर की सर्वव्यापकता और धर्म में भेदभाव ना करने की बात कही। साथ ही यह भी कहा गया कि स्वयं को जानने वाला ही ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार ये वाक्य कवित्री के जीवन के अनुभव, आस्था और आत्मज्ञान की खोज को दर्शाते हैं। बच्चों, सारे वाक्य 4 वाक्य हैं, ठीक है, 4 वाक्य। पहले वाक्य में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों को व्यर्थ होता हुआ बताया है, ठीक है। दूसरे वाक्य में बाहरी आडंबरों के खिलाफ संदेश दिया है। तीसरे वाक्य में आत्मलोचन किया है और चौथे वाक्य में ईश्वर सर्वव्याप्त है इसको बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवि रस खान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो लिखेंगे कवि रस खान ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम विभिन्न रूपों में व्यक्त किया, जैसे वे अगले जन्म में मनुष्य बनकर ब्रज में ग्वालवाल के साथ में रहना चाहते हैं। यदि उन्हें पशु का रूप मिले तो वे नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहेंगे। अगर वे हो सके तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहेंगे जिसे श्री कृष्ण अपनी उंगली पर उठाया था। वे पक्षी बनकर उसी कदम्ब के पेड़ पर निवास करना चाहेंगे जहां श्री कृष्ण रासलीला रचाते थे। साथ ही वे ब्रज के सुंदर वन, बाग, तालाब इनको हमेशा निहारते रहना चाहते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया क्या थी। तो कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया क्या थी बच्चों। कोयल आधी रात में कूक रही थी। उसकी आवाज सुनकर कवि अजीब महसूस करने लगा।
वह सोचने लगा कि क्या कारण हो सकता है कि कोयल इस समय कूक रही है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि या तो कोयल पागल हो गई है, या वह कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है, या फिर उसने कहीं क्रांति की आग देख ली है और उसी के बारे में सभी को बताने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ये चीज है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ना कुछ लाइन दी गई है। लाइन, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख के अलसाए से सोए। तो इसके लाइन को हमें मतलब को समझाना है। तो लाइन का मतलब क्या है बच्चों, जब सर्दी की धूप, ठीक है, जब सर्दी की धूप हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाली खुश होकर मुस्कुरा रही है। सूरज की हल्की और कोमल धूप से आलस्य का एहसास होता है, जैसे धूप और हरियाली दोनों आराम से सो रहे हों। यह दृश्य आध्यात्मिक शांति और सुकून का प्रतीक है। ठीक है, इसके अलावा मेघ आए कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान, इसके आने का जो रोचक वर्णन किया है उसके बारे में बताइए। तो कैसे वर्णन किया है, गांव में मेघ रूपी मेहमान के आगमन से खुशियां फैल गई हैं। बादलों के आने की सूचना देती शीतल बयार ठंडी हवा चलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी और आंधी से धूल उड़ने लगी और पेड़ भी झूमने लगे। बूढ़े पेड़ों की डालियां झुककर मानो मेहमान का स्वागत कर रही थीं। लताएं छिपकर देख रही थीं जैसे नवविवाहिता झांक रही हों। बिजली चमकने लगी और गांव उल्लास में डूब गया। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उनके लिए क्या करने के मौके मिलने चाहिए, ये बताइए। ठीक है, तो देखो, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह उनकी मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है। यह उनकी उम्र, उनकी शिक्षा और खेल कूद की होती है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए। उन्हें खेलकूद व अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह वे आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। उनका समुचित विकास ही देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। इसीलिए बच्चों को काम पे नहीं भेजा जाना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी कविताओं वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि कवि ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, कवि ने ईश्वर को सब सांसों के साथ क्यों कहा है। ठीक है, तो कबीर के हिसाब से ना तो आपको ईश्वर मंदिर मस्जिद में मिलेगा, ना ही योग साधना से, कहीं से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मिलेगा तो सिर्फ भक्ति करने पर, सच्चे मन से। कबीर ने ईश्वर को यह कहा है कि ईश्वर हर प्राणी के भीतर मौजूद है, उस आत्मा के रूप में, आत्मा के अंश के रूप में। बस हमें उसका अध्ययन करना है। ठीक है, और प्रथम वाक्य में क्या है, कबीर इस खान ब्रज के बाग वन तालाब को निहारते रहने के इसके पीछे क्या कारण है। सारे क्वेश्चन बच्चों आप इजीली पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, जैसे ये रहे आपके। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है और इन्हीं पांचों के पांचों क्वेश्चन का जो आंसर है, पहले का आंसर 6 क्वेश्चन है दरअसल। पहले का आंसर ये है आपका, ठीक है, दूसरे का ये रहा आपका। आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं अभी। ओके, और भी आपको दिखा देता हूं एक बार। ये तो पोएम वाले हो गए, ये देखो, ये क्वेश्चन हैं आपके, इजीली आप इन्हें पढ़ सकते हो। बच्चों एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है क्योंकि ये वीडियो पता है मैं कब बना रहा हूँ, अभी आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। अभी टाइम हो रहा है बच्चों 3:35। ठीक है, 3:35 और मैंने ये तकरीबन 2:40 या 50 से शुरुआत किया था। ठीक है, 3:35 हो चुके हैं। तो बच्चों ये AM है, ठीक है ना, एक तरीके से मान लीजिए रात कह लीजिए या फिर सुबह कह लीजिए, ये टाइम है। तो बच्चों जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करें आप। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई है। ठीक है, बच्चों को हमारी मेहनत पसंद आई है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन बहुत देता है ऐसे ही मेहनत करते रहने के लिए। ठीक है, और साथ ही बच्चों एक बार फिर से एडवांस में आपके एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को, जो कि सेकंड वाली किताब से रहने वाले हैं। क्वेश्चन 11 जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है, इसके निर्धारित पाठों पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 2 के हमें उत्तर लिखने हैं। देखो क्या क्या कहा गया, जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, लेखक ने दिल दहला देने वाला समाचार किसे कहा और क्यों कहा। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। शाम को लगभग 7:30 बजे
आकाशवाणी की पटना केंद्र से प्रसारित स्थानीय समाचार में ये कहा गया कि पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए लेखक ने इस समाचार को दिल दहला देने वाला समाचार कहा, क्योंकि इसे सुनते ही लेखक और उसके मित्रों के चेहरे पे चिंता और आतंक की रेखाएं आ गई थी। ठीक है, पटना शहर में जब लोगों ने बाढ़ की खबर सुनी तो वे अपनी सुरक्षा की प्रबंध और अति आवश्यक सामानों को जुटाने में लग गए, जैसे कि ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां एकत्रित करने लगे, जिससे कुछ दिन तक उनका गुजारा चल सके। दूसरी ओर दुकानों से सामान हटाकर सामानों को ऊपर रखने लगे, जिससे कि बाढ़ में उन्हें उनके सामान को कोई भी नुकसानी वगैरह ना हो। ठीक है ना, इस तरीके की तैयारी हुई। और दिल दहलाने वाला समाचार क्या था, तैयारी क्या हुई, समझ गए। अगला क्वेश्चन, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पे कल्पना कीजिए और लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि जो दादी थी उसने लड़की ही पैदा हो ऐसी मन्नत क्यों मांगी थी। तो बच्चों देखो, हम ये कहेंगे कि लेखिका की परदादी एक साहसी और अनूठी सोच वाली महिला थी, मॉडर्न सोच वाली। उस समय लड़कियों के लिए समाज में विशेष स्थान ना होने के बावजूद भी उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य अपने विचारों को साहसपूर्वक प्रकट करना और ये दिखाना था कि महिला होना एक गर्व की बात होती है। उनके इस कार्य से उनके स्वतंत्र और प्रगतिशील व्यक्तित्व का भी पता चलता है बच्चों। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। अगला, रामस्वरूप को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए उस उच्च शिक्षा को छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। ठीक है, उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है उमा के पास में, लेकिन विवाह जब होता है, मतलब बातचीत चलती है, तो वो छुपा लेते हैं कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो ऐसा क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों, उमा के पिता रामस्वरूप प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो शिक्षा के पक्षधर हैं। उन्होंने अपनी बेटी उमा को बीए तक की शिक्षा दिलवाई। जब उनकी बेटी विवाह के योग्य हुई तो वे एक अच्छे लड़के की तलाश में थे, तो वही शिक्षा उनके लिए परेशानी का कारण बन गई। कैसे, गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील थे और उनका बेटा शंकर जो बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, दोनों ही कम पढ़ी लिखी बहू तलाश में थे, कम पढ़ी लिखी बहू की तलाश में थे। उन्हें केवल 10वीं तक पढ़ी हुई लड़की चाहिए थी, अधिक शिक्षित लड़की उन्हें पसंद नहीं थी। इस स्थिति में रामस्वरूप ने उमा की शिक्षा बीए को छुपाने का निर्णय किया ताकि उसकी शादी हो जाए। उनके इस आचरण से यह विरोधाभास साफ दिखता है कि वे आधुनिक और सभ्य समाज के नागरिक होने के बावजूद रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोगों के दबाव में समझौता करने को मजबूर हैं। रूढ़िवादी मानसिकता, जो ये वकील थे ना, ठीक है, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद, ये रूढ़िवादिता वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि भाई ये पुरानी सोच पे चलते कि हमें 10वीं तक की पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी वो चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी आएगी तो हुक्म चलाएगी, कम पढ़ी लिखी आएगी तो अच्छे से सारी बातों को सुनेगी, काम करेगी, इसीलिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। ओके, सो और भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानव समाज को किन किन रूपों में प्रभावित करती हैं, किन्हीं दो की चर्चा को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं, भौतिक और आर्थिक क्षति पहुंचाती है, जीवन का नुकसान होता है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, मानसिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से, है ना, ये कॉन्सेप्ट है आपके। इसके अलावा लेखिका ने डालमिया नगर में चेतना कैसे जागृत की, तो कैसे जागृत की थी बच्चों, इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। ओके, और एक क्वेश्चन कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर बताइए रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में। तो बच्चों क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में भी देख सकते हैं रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की। और क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूं, ये 3 क्वेश्चन और हैं आपके जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और ये रहे आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है बच्चों, मैंने देखो आज का पेपर ये पूरा कर दिया है। अभी जो हमारा खंड घा रह गया है, ठीक है, वैसे तो देखो मैंने आपको अभी तक कितने पेपर करवा दिए हैं, टोटल कुल मिला के आपको मैंने 8 सैंपल पेपर करवा दिए। कितने? 8 सैंपल पेपर। तो मे बी आपकी तैयारी खंड घा की भी बहुत अच्छी हुई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो आप वाकई की वीडियोस देख लीजिएगा, कोशिश करूंगा मैं वीडियो आपके लिए ला दूं। वैसे देख सकते हैं अनुच्छेद लेखन होगा आपका, जो कि 6 नंबर का रहेगा 12वें क्वेश्चन में। ठीक है,
कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, संकेत बिंदु दिए जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य के महत्व के ऊपर लिख दिया एक अनुच्छेद लेखन, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव पर अनुच्छेद लेखन लिख दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। और आपके कुछ पत्र होंगे जिसमें सगे संबंधी को पत्र होगा, अधिकारी को पत्र होगा, प्रधानाचार्य को पत्र होगा। तो मैंने हर एक टॉपिक पे एक एक पत्र लिख के आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इजीली रीड आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ईमेल लेखन लिखना है, लघु कथा बनानी है। तो ईमेल लेखन देखिए मैंने लिखा हुआ है, आसानी से पढ़ लीजिए, ठीक है। लघु कथा कैसे लिखनी है तो वो भी देखिए मैंने लिख रखी है। और फिर आपको एक संवाद लिखना होता है। तो संवाद में देख सकते हैं टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानियां, अर्जुन और कशिश आपस में बात कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने जो डिमांड की थी 9वीं क्लास के अपने हिंदी के फाइनल के एग्जाम के लिए एक और पीवाईक्यू या सैंपल पेपर सॉल्यूशन की, वो पूरी कर दी मैंने, ठीक है। एक डिमांड थी स्पेशली जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के थे कि सर जी हमारे जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन आप कम से कम एक बार हमारी क्लास ले लेना या फिर वीडियो अपलोड कर देना ताकि हम एक क्विक रिवीजन कर सकें। वैसे तो देखो ऑलरेडी हमने आपको कम से कम मान के चलो, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, 10 सैंपल पेपर करवा दिए आपको, ठीक है, 9 से 10 सैंपल पेपर, एक और इस वीडियो से आपको रिवाइज करवा दिया या फिर मान लीजिए कि एक नया पेपर आपको समझा दिया है, सिंपल है ना। तो अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चों ताकि वो भी देख लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे ज्यादा ज्यादा कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी एक बार आप जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हो ना, अभी पेपर देने जा रहे हो, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से आज के आपके पेपर के लिए विश यू वेरी वेरी एंड वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।